नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ अपडेट विद पीसी में। आज हमारी टीम आई है राजस्थान के सीकर ज़िले के थोई क्षेत्र में। थोई के पास एक गांव है बड़ी डाणी, जिसे सैनीपुरा के नाम से भी जाना जाता है। वहां हम चर्चा करेंगे एक वरिष्ठ अध्यापक जिसे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम सबको पता है कि शिक्षक की भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। शिक्षक वह उजाला है, वह प्रकाश है जो सबकी ज़िंदगी को अंधेरे से दूर लेकर जाते हैं। शिक्षक अपनी शिक्षा के जरिए से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। तो आज ऐसे ही एक शिक्षक हमारे बीच मौजूद हैं जिनसे हम वार्तालाप करेंगे। सर, मैं मेरे चैनल की तरफ से, दर्शकों की तरफ से सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं। और सर, मैं आपसे प्रश्न शुरू करने से पहले आपके लिए बता दूं कि आप हैं श्री लालचंद जी सैनी, वरिष्ठ अध्यापक। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपने शिक्षक की सेवा कब से शुरू की और आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी? देखिए, वैसे तो निजी शिक्षण संस्थान में मैंने शुरू कर दिया था 1986 से। 5 अगस्त 1986 से मैंने शुरू किया था श्री माधोपुर आदर्श विद्या मंदिर में। इसके पश्चात सन 1991 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में जालोर तहसील में मैं 1 साल तक रहा। उसके पश्चात सन 92 से लेकर के और 96 तक मैं आदर्श विद्या मंदिर लोसल में रहा। उसके बाद मेरी प्रथम पोस्टिंग हुई राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढाबावाड़ी में। वहाँ 3 साल रहा मैं। तो उस समय वहाँ पर सामाजिक विज्ञान के कोई वरिष्ठ अध्यापक नहीं थे। मेरे 3rd ग्रेड में पोस्टिंग हुई थी, तो उस समय मुझे सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए दिया। तो उन 3 सालों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाया और उसका 100% परिणाम रहा। और प्रथम वर्ष में ही 6 विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान में है वो डिस्टिंक्शन मार्क्स आए। ऐसे करके तीसरे साल में 13 विद्यार्थी हैं वो विशिष्ट योग्यता उन्होंने प्राप्त की। उसके पश्चात मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करड़का में रहा 3 साल। 2 साल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपुरा में। उसके पश्चात लगभग 2 सत्र राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरा में रहा। इसके पश्चात मैं माध्यमिक शिक्षा में चला गया। तो माध्यमिक शिक्षा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा थोई में मैं रहा सन 2014 तक। और वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा थोई में कार्यरत हूँ। ये तो मेरा शिक्षक के रूप में ये कार्यकाल रहा है। अभी मेरे को उस विद्यालय में पुस्तकालय प्रभारी इस नाते भी कार्य में देखता हूँ कि पुस्तकालय अध्यक्ष वहाँ पर नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं उस विद्यालय का जो स्टाफ है, उस स्टाफ सचिव के रूप में भी मैं कार्य देखता हूँ। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रभार मेरे पास हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रभार हैं। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि पहले के विद्यार्थी और अब के विद्यार्थी में क्या अंतर है? खैर, अंतर तो एक ये तकनीकी का ही अंतर आया है। और थोड़ा सा जैसे पहले विद्यार्थी हुआ करते थे वो गुरु के प्रति बड़े समर्पित हुआ करते थे, मान सम्मान दिया करते थे। कि ऐसा भी वो कहावत सिद्ध होती है कि गुरु की चोट और विद्या की पोट। अगर उसको धमका दिया और उसको अगर दंड भी दे दिया तो वो बुरा नहीं मानते थे और अभिभावक भी उससे प्रसन्न होते थे। पहले के विद्यार्थी थे, उनको अगर कोई दंड भी दिया जाता था, उसकी कोई शिकायत भी होती थी तो वो घर जा कर के नहीं बताया करते थे। और उसको ये भी भय रहता था मन में कि कहीं मेरे माता पिता को गुरुजी शिकायत नहीं कर दें। अब वर्तमान में क्या है कि तकनीकी ने इतना विकास कर लिया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसके कारण से जो गुरु के सम्मान तो करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा गिरावट आई है। अब विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थान चलते हैं, ट्यूशन सेंटर चलते हैं, तो उसमें वो कंपैरिजन देखता है।
एक अंतर देखता है, तो उस अंतर के कारण से वो ऐसा कहना चाहिए असमंजस की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति उसमें रहती है। और फिर आजकल जैसे गूगल है तो गूगल पर सर्च करके और फिर वो संतुष्ट होते हैं। तो मोटे मोटे रूप से यही है कि पहले जो गुरु का सम्मान था उसमें थोड़ी सी गिरावट आई। सर, मेरा अगला सवाल है, बच्चों की पढ़ाई में माता पिता की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? अब वैसे तो बच्चे की प्रथम पाठशाला तो माता पिता ही है, उसका परिवार से ही उसको संस्कार मिलते हैं। बड़ों का सम्मान करना, बराबर वालों को है वो थोड़ा आदर देना, छोटों को प्यार करना, ये संस्कार आगे चल करके और उसको जीवन भर काम में आते हैं। तो वो संस्कार अगर दिए जाते हैं तो उनके अनुसार ही वो बालक अपने आचरण में ढालता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि माता पिता को फुर्सत ही नहीं मिलती है। टेलीविज़न पर और इस प्रकार के धारावाहिक चल गए जिनको फुर्सत ही नहीं मिलती है, और इतना आर्थिक संकट भी रहता है माता पिता के पास, तो वो अपने कमाई में इनमें ज़्यादा लगे रहते हैं और बच्चों को कम समय देते हैं और पूरा वो यही समझते हैं कि भाई स्कूल में भेज दिया तो हम हमारे दायित्व से मुक्त हो गए। लेकिन पहले जो था तो माता पिता उस बालक को पूछते थे, पूछताछ होती थी। अब आजकल वो पूछताछ बंद हो गई। ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो घर पर कोई ट्यूटर लगा दिया या किसी ट्यूशन सेंटर पर भेज दिया, लेकिन माता पिता का जो प्यार मिलना चाहिए, जो सानिध्य मिलना चाहिए, उसमें भी थोड़ी गिरावट आई है। सर, अगला सवाल है आपसे मेरा कि जो बोर्ड क्लास के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको किस तरह से पढ़ाई और कितने समय तक पढ़ाई करनी चाहिए? मेरा मानना ये है कि पढ़ाई जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। उसमें ये नहीं कि भाई बोर्ड परीक्षा ही है उसको लेकर के और कुछ ज़्यादा समय दिया जाए और कुछ दिया जाए। तो जब विद्यालय शुरू होता है, सत्र शुरू होता है, उसी समय से एक योजना बना करके विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए कि मेरे को नियमित रूप से 4 घंटे पढ़ना है। तो अगर वो 4 घंटे नियमित रूप से जब सत्र शुरू होता है और तब से लेकर के और बोर्ड परीक्षा होती है तब तक अगर वो सतत रूप से उस अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है तो उसको विशेष उपलब्धि प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई संकट नहीं आएगा और अच्छे अंकों से वो उत्तीर्ण होगा, विशेष उपलब्धि प्राप्त करेगा। एक विद्यार्थी के बारे में ऐसा होता है कि आजकल विद्यार्थियों का क्या होता है कि देर रात तक पढ़ते हैं और फिर सुबह का जो समय होता है, अच्छा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है जिसमें पढ़ाई होनी चाहिए, उस समय वो सोता है और सूर्योदय के पश्चात भी सोता ही रहता है। मैं इसको गलत मानता हूँ। अपने शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त उसमें उठ करके और अगर किसी प्रकार की साधना की जाए, अध्ययन है वो एक तरह की साधना है, तो वो साधना अगर उस समय में की जाए तो उस समय की अपनी जो मेमोरी है, अपनी याददाश्त है, वो भी अच्छी रहेगी और स्थायी रूप से अपना जो ये दिमाग, अपना कंप्यूटर है, इसके अंदर वो सेव हो जाएगा, अपने आप से सुरक्षित रहेगा। तो अगर उसके बजाय जो देर रात तक पढ़ते हैं उसके बजाय अगर उसका आधा समय भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई में लगाया जाए तो मैं उसको उचित मानता हूँ और बड़े बड़े शोधकर्ता हैं उनका भी यही मानना है। सर, अगला सवाल है आपसे कि माता पिता बच्चों की पढ़ाई का आकलन कैसे करें, कैसे जांच करें कि उनके बच्चे ने कितना क्या गेट किया है, कितना क्या प्राप्त कर रहे हैं? देखिए, आजकल तो माता पिता है वो आकलन सीधा सा यही करते हैं। उसका जो रिपोर्ट कार्ड होता है, जैसे किसी प्रकार की जांच होती है, कोई टेस्ट होता है, परीक्षा होती है, तो उस परीक्षा में उसके अंक कितने आए, आजकल ज़्यादातर उसको देखते हैं। मेरा मानना है कि बालक का सर्वांगीण विकास, कि उसकी शारीरिक गतिविधियां कैसी हैं, उसका बौद्धिक स्तर का कैसा है। तो जैसे विद्यालय स्तर पर भी कई प्रकार की बौद्धिक प्रतियोगिताएं होती हैं, मानसिक प्रतियोगिताएं होती हैं, खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, किसी प्रकार के वो क्विज भी होते हैं।
लिखित परीक्षाएं भी होती हैं। अपने पाठ्यक्रम के अलावा, परीक्षाओं के अलावा भी कोई ऐसा होता है, और अपने समाज के अंदर भी ऐसे जैसे कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मंच के कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें भी अगर वो उपलब्धि प्राप्त करता है तो वो अध्ययन में कभी कमज़ोर नहीं रहेगा। तो माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, उसको व्यवहारिक ज्ञान भी ये होना चाहिए। लेकिन आजकल के अभिभावक हैं वो केवल और केवल वो जो अपना रिपोर्ट कार्ड है उससे ही संतुष्ट रहते हैं। ये मेरा मानना है। सर, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कारण स्कूलें बंद हैं। ऐसे में बच्चे अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सामने अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे करें वो? अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जैसे शिक्षा विभाग ने भी कई प्रकार के ऐसे वो चैनल चालू कर रखे हैं और लिंक भी उनको भेजा गया है। जैसे हवा महल कार्यक्रम है, क्विज प्रतियोगिता है, हर क्लास का अलग अलग पाठ्यक्रम है, तो उस पाठ्यक्रम में सबको वो लिंक भेजा जाता है और उसके बाद में उसे एक प्रश्नावली होती है, उस प्रश्नावली को वो हल करके और व्हाट्सएप के माध्यम से और वो देते हैं। फिर उसकी जांच होती है। जहां कहीं भी उनको दिक्कत आती है तो उनको बताया गया है कि व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन करके सीधे आप बातचीत कर सकते हैं कि ये हमारे सामने समस्या आ रही है। फिर समय समय पर उनसे मिलने का कार्यक्रम, जैसे मार्च 2020 से ही स्कूलें बंद हैं। बीच में कोई 60 कार्य दिवस होंगे, उसमें विद्यालय खुले थे, बाकी ये ऑनलाइन ही क्लासें चल रही हैं। तो इस तकनीकी का उपयोग किया जाए, अभिभावक भी ये ध्यान दें, बच्चे भी ध्यान दें, क्योंकि सबका कैरियर का सवाल है। समय तो वापस लौट करके आएगा नहीं, इसलिए उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। वैसे शिक्षा विभाग ने जैसे बोर्ड परीक्षाओं में 60% और कोर्स कर दिया कि वे 40% की छूट दे दी। उस प्राथमिक कक्षाओं में है वो 54% ऐसा किया है। और अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो केवल बोर्ड परीक्षाओं के अलावा सभी को क्रमोन्नत कर दिया गया है। तो बोर्ड परीक्षार्थी जो हैं उनके लिए मेरा यही कहना है कि वो जो ऑनलाइन जो कोर्स भेजा गया है या जो लिंक भेजा गया उसके अनुसार वो अनुसरण करें और उसके अनुसार पढ़ाई करें, उनको ज़रूर लाभ होगा। सर, अब तक की आपकी शिक्षक सेवा में ऐसा कोई विद्यार्थी जिससे आप प्रभावित हुए हो? हाँ, मैं आदर्श विद्या मंदिर लोसल में था, तो वैसे तो खैर बहुत से आए हैं, लेकिन आपने पूछा कि भाई उससे प्रभावित हुए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में एक लोसल का शशिकांत सोनी है। अब वो प्राथमिक कक्षा से ही मेरे पास पढ़ता था, तो शशिकांत सोनी के अंदर एक ऐसा कहने कि गॉड गिफ्ट था। वो शुरू से ही वो दूसरी कक्षा में ही पढ़ता था, तब से उसको जैसा टीचर ने, शिक्षक ने जैसा बताया वो उसके दिमाग में उसी प्रकार से फिट हो जाता था। फिर केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, जैसे प्रार्थना सभा होती थी तो उस प्रार्थना सभा में वो प्रार्थना में भी आगे रहता था, खेल कूद में भी आगे रहता था। किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ या कोई ऐसी प्रतियोगिता हुई उसमें भाग लेता था। और एक विशेष बात उसमें ये थी कि वो जब तीसरी कक्षा में था तब से ही वो हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया था। संगीत में उसकी विशेष रुचि थी। अब मैं कुछ ही समय तक 5-1 साल वहाँ पर रहा। उसके बाद में उसका पत्र व्यवहार भी चला और अभी है वो व्हाट्सएप के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से बातचीत होती रहती है। अभी वो पंजाब के अंदर और अधिशासी अभियंता है, उसने गणित की वो पढ़ाई की है, तो बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा है और वो ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहा है पंजाब सरकार को। तो वो शशिकांत मेरे जीवन में हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही और भी विद्यार्थी हैं, लेकिन आपने श्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में पूछा तो वो शशिकांत सोनी है। सर, हमने आसपास के क्षेत्र के लोगों से जब बात की, आपके बारे में जाना, तो उन्होंने बताया कि आप गांव में शाखा भी लगाते थे। उसके बारे में कुछ बताइए ना। देखिए, शाखा ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई ऐसा कोई विशेष काम नहीं करता है, समाज से हटकर कोई काम नहीं, जो समाज में जो काम चल रहे हैं उन्हीं कामों को वो करता है। जैसे शाखा जो लगती है, संघ की शाखा, तो उसमें तो केवल व्यक्ति निर्माण किया जाता है। 60 मिनट की वो शाखा होती है, तो उसमें कुछ शारीरिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे दौड़ है, सूर्य नमस्कार है, दंड के कार्यक्रम हैं, योगासन है, प्राणायाम है, नियुद्ध का कार्यक्रम है, और इसी प्रकार से कुछ बड़े खेल भी हैं जो भारतीय खेल हैं उनको। इसके अलावा बौद्धिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सुभाषित है, अमृत वचन है, बोध कथाएं हैं, कोई बड़ी कहानी है, महापुरुषों के जीवन चरित्र, इनके बारे में ये बताया जाता है। और समय समय पर और संघ में 6 उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे वर्ष प्रतिपदा है, मकर संक्रांति है, अपना ये विजयादशमी उत्सव है, हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव है, रक्षाबंधन है। इस प्रकार के 6 उत्सव मनाए जाते हैं जिसको पूरा समाज उसमें भागीदार होता है, तो वो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। इसके अलावा संघ है वो सेवा के कार्य करता है, तो वो व्यक्ति जो निर्माण किया वो संघ सीधा नहीं करता है, वहाँ से शाखा से निकला हुआ संस्कारित होकर के व्यक्ति का निर्माण हो गया। उसके विभिन्न क्षेत्र में, जैसे धर्म के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद है, उसमें अपनी सेवाएं देता है, भारतीय मजदूर संघ है, भारत विकास परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, सेवा भारती है। इस प्रकार के अन्य संगठन हैं। और संघ का जो काम है केवल भारतवर्ष में ही नहीं है, दुनिया के लगभग 17-18 देशों के अंदर, कहीं पर भारतीय स्वयंसेवक हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से, कहीं पर विवेकानंद केंद्र के नाम से, ऐसे करके, और 17-18 देशों में तो प्रत्यक्ष शाखा लगती है। इसके अलावा इतने ही अन्य देशों के अंदर, यानी कुल 37 देशों के अंदर अपना संघ का काम चलता है। तो संघ है वो मेरा प्रेरणा स्रोत है। मैं सन 1980 में, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, उसी समय से मेरा संघ प्रवेश हो गया था। तो वो संघ प्रवेश भी उस प्रकार से हुआ कि हम जो कक्षा के साथी थे, क्लासमेट्स थे, उनमें 5-6 बंधु थे, वो रोज़ शाखा में जाया करते थे और चर्चा किया करते थे। तो मेरे भी ऐसे उत्साह हुआ, उत्सुकता हुई कि भाई क्या है ये। तो थोई में गया मैं 5-7 दिन, फिर अपने ढाणी के भी जो विद्यार्थी थे उनको एक दिन इकट्ठा किया वहीं पर स्कूल के अंदर, और उस शाखा के बारे में बताया। तो 15 जुलाई 1980 को यहाँ पर संघ की शाखा शुरू हुई। संघ की शाखा शुरू हुई तो संघ के अधिकारियों का यहाँ पर प्रवास शुरू हो गया, और उसके बाद में 15 सितंबर 1980 को इस शाखा को ध्वज प्रदान कर दिया गया। और मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं, मेरे समकक्ष लोग हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि लगभग 70-80% अपने जो परिवार थे उस समय उसमें शाखा में आया करते थे। उस समय इतने मनोरंजन के भी साधन नहीं थे, आजकल तो बहुत सारे हो गए। तो उस समय बहुत अच्छी रुचि थी और बड़ा सम्मान उस समय मिलता था। उसके बाद में निरंतर मैं उसमें संघ में लगा रहा अनवरत रूप से। और वैसे संघ में 4 प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, एक प्राथमिक शिक्षा वर्ग, एक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। ये सभी प्रशिक्षण वर्ग मैंने कर लिए। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष मैंने किया जयपुर से, और तृतीय वर्ष का एक ही प्रशिक्षण वर्ग लगता है महाराष्ट्र के नागपुर में। तो नागपुर में वो 30 दिन का प्रशिक्षण 1987 में मैंने कर लिया था। अब उसके बाद में निरंतर मैं जितना, जैसे शनिवार रविवार, इनको मैं बाहर भी प्रवास करता हूँ जहाँ मुझे संगठन आज्ञा देता है उस प्रकार से। तो ऐसे मेरी संघ की ये यात्रा रही। वर्तमान में भी मेरे को 3 जिलों की एक विभाग कार्यकारिणी है, उस विभाग कार्यकारिणी का भी मैं सदस्य हूँ और प्रवास करता हूँ तीनों जिलों में। सर, आप राम मंदिर निर्माण के लिए भी गए थे, वो वाकया क्या था मेरे को ठीक से याद नहीं, उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, राम मंदिर के लिए मैंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। विश्व हिंदू परिषद का आह्वान था, तो विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया, तो उस समय परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी कि
सरकार भी नहीं चाहती थी कि भाई वहाँ पर कोई मंदिर का निर्माण हो। कोर्ट के माध्यम से भी ऐसा संभव नहीं था कि इतनी जल्दी कुछ हो जाए ऐसा। तो इसके लिए जन जागरण किया गया विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे देश के अंदर। तो उस समय सन 1989 में प्रत्येक गांव से एक एक शिला ईंट जिस पर श्री राम नाम अंकित था, ऐसी शिलाओं का पूजन किया गया। तो उसके लिए श्रीमाधोपुर तहसील का मेरे पास दायित्व था। तो श्रीमाधोपुर तहसील में जितने भी पंचायत हैं, गांव हैं, राजस्व ग्राम, उन सब राजस्व ग्रामों में शिला पूजन करवाया गया। अपने इस गांव के अंदर भी शिला पूजन करवाया गया। अपना नुआ कुआ है, उसके पास लगभग 50-60 महिला और पुरुष उसमें मौजूद थे। तो उस समय ऐसा आह्वान किया गया था कि ₹1.25 प्रत्येक घर से जाना चाहिए। जिसकी इच्छा थी उन्होंने दिया और उस समय ₹211 उस समय उस शिला पूजन के समय ये हुआ और शिला पूजित करके और अयोध्या भेजी गई थी। फिर कार सेवा के लिए आह्वान हुआ, राम मंदिर की कार सेवा की, भाई कार सेवा के लिए। तो सन 1990 में श्रीमाधोपुर तहसील से हम 43 लोग श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। रेल के माध्यम से दिल्ली जाना था और दिल्ली से फिर आगे का कार्यक्रम था। तो 43 लोग थे। उसमें आसपास के जैसे मुंड्रू के एक बंधु मेरे साथ थे, जाजोद के एक बंधु मेरे साथ थे, थोई के भी एक बंधु मेरे साथ थे। इस प्रकार से हम 43 लोग थे। तो दिल्ली पहुंचने के बाद में फिर हमारे 7-7 लोगों के जत्थे बनाए गए। तो वहाँ पर बना दिया जितना भी राशन की भाई अपने को चाहे भूख हो, प्यास हो, किसी प्रकार से हो, अपने को अयोध्या पहुँचना है। तो उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उसने सभी प्रकार के वाहन बंद कर दिए थे। सड़क यातायात बंद था, रेल यातायात भी बंद था, हवाई यात्रा भी बंद थी। तो जैसे ही हम यूपी की सीमा में पहुँचे तो एक मोहनपुरा एक मंडी थी, उस मंडी में हमको गिरफ्तार कर लिया गया। तो लगभग उस समय हम राजस्थान से बहुत सारे लोग थे, तो राजस्थान के लोगों को वहाँ पर और कर दिया। आचार्य धर्मेंद्र जो थे वो भी हमारे साथ थे। उसके बाद में वहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन करके और बसों में भर करके और फिर हमें बड़ौत, जो मेरठ ज़िले में बड़ौत है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉलेज है, उस कॉलेज में हमारे को ले जा कर के और उसी को जेल बना दिया गया। वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ के जैन समाज के जो लोग थे उन्होंने हमारे भोजन की भी व्यवस्था की, सोने की व्यवस्था की। बाकी सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये हम बड़ौत की जेल में वहाँ रहे 27 अक्टूबर तक। उसके बाद में योजना बनी, 27 नहीं, ये 26 अक्टूबर तक। उसके बाद में योजना बनी, 7-7 के जो जत्थे बनाए गए थे उन जत्थों को सारे दिशा निर्देश दिए गए थे कि पैदल ही चलना है, बहुत दूरी तय करनी है। तो हम वहाँ से निकल गए। तो हम वहाँ यूपी के अंदर जैसे नहरें होती हैं तो उन नहरों के किनारे किनारे और गन्ने के जो खेत होते हैं उन गन्ने के खेत से वहाँ के कार्यकर्ताओं ने खूब अच्छा सहयोग किया। रात में चलते थे और दिन में हम आराम करते थे। तो यूपी की जो जनता थी उसमें भी माताओं, बहनों ने, पुरुषों ने इन्हें बहुत अच्छा सहयोग किया। हम 2 बजे कहीं पर पहुँचे तो हमें गर्म भोजन बना करके ही दिया, गर्म पानी दिया और नमक के पानी से हमारे पैर धोए कि भाई भगवान राम ही स्वयं आए हैं। इस प्रकार से वो बड़ी ही आस्था थी। ऐसे करते करते हम अयोध्या के लगभग कोई 3-4 किलोमीटर के आसपास ही होंगे। तो कहीं पर हमारे को साधन मिला तो उस साधन में ले गए वहाँ के कार्यकर्ता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लगभग 125-150 किलोमीटर पैदल चले होंगे। तो उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि नहर, चौड़ी चौड़ी जो नहरें थी उस नहरों को भी पार नहीं कर सकते थे। एक जगह तो ऐसा देखा गया कि उस नहर के अंदर मगरमच्छ थे। तो बाद में वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि चिड़ियाघर के जो मगरमच्छ हैं उनको इन नहरों में छोड़ा गया है। और एक स्थान पर तो ऐसा मिला कि वहाँ पर फायर हमारे ऊपर तो नहीं फेंका, लेकिन हमारे साथी जो बता रहे थे अपने अनुभव
कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी में मिर्च पानी में मिला करके उसके फंवारे ऐसे छोड़े गए थे। तो ऐसे करके 2 नवंबर को, 30 अक्टूबर को कार सेवा होनी थी, वो तो हो गई थी, गुंबद पर चढ़ गए थे, झंडा फहरा दिया गया था। उसके बाद में आह्वान भी ये हो गया था कि भाई सब अपने अपने घर लौट जाओ। लेकिन हमें तो अयोध्या तक पहुंचना था, लेकिन अयोध्या के 3-4 किलोमीटर दूरी पर ही थी। तो उस समय 2 नवंबर को भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अपने जो उमा भारती हैं उनके बाल घसीट करके और उनको गिरफ्तार किया गया था, गोलियां भी चली थी। इस प्रकार से अपने राजस्थान के भी 2 बंधु, कोठारी बंधु थे, शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी, वो शहीद हुए थे। एक अपने सेठाराम माड़ी हैं मथानिया के, जोधपुर ज़िले के, वो भी उसमें शहीद हुए थे गोली लगने से। बाद में वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हमें ये बताया कि चलो कार सेवा हो गई है, अब आप अपने अपने स्थान पर लौटिए। तो उसके बाद में साधन भी चालू हो गए। तो दिल्ली तक उन्हें, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने हमें दिल्ली तक छोड़ा। इस प्रकार से हम कार सेवा में भाग लिए थे, बहुत सारे कष्ट भोगे थे। उसके बाद में जब 1992 की जो कार सेवा हुई थी उसमें मैं नहीं गया था, उसमें और लोग गए थे। तो उस समय जो कष्ट, यानी ये तो मैंने संक्षेप में आपको बताया है, बाकी सोना नहीं होता था, कभी भूख भी निकालनी होती थी, लंबा पीरियड था ये 10-12 दिन का, तो वो हमेशा मेरे याद रहेगा। अब इस समय यानी 1990 के बाद में जो जिन्होंने जन्म लिया है वो इन बातों को नहीं जानते। तो ये मेरा अनुभव राम मंदिर के संबंध में है। तो सर जैसे अब राम मंदिर बन रहा है जी, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? अभी राम मंदिर बन रहा है तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमने जो तपस्या की थी, हमने जो तपस्या और एक सपना लेकर के चले थे कि हिंदू समाज का तो एकमात्र भारतवर्ष ही देश है, अगर इसके अंदर भी हिंदू प्रताड़ित होंगे और इसके आस्था के केंद्र यहाँ भी नहीं बन पाएंगे तो फिर कहाँ बनेंगे। इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता है। और अभी जैसे राम मंदिर के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने, उद्योगपतियों ने, विश्व के जहाँ जहाँ भी विश्व में हिंदू रहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम ही बना देंगे। लेकिन उस समय ये निर्णय लिया गया कि नहीं, पूरे समाज का इसमें योगदान रहना चाहिए। तो अभी जैसे जनवरी और फरवरी के महीने में धन संग्रह का अभियान चला था, तो उस समय हम भी जितना स्वयं ने भी सहयोग दिया और समाज के लोगों से भी सहयोग लिया, ऐसे करके और अपने गांव से यहाँ से 93,400 रुपये का धन संग्रह यहाँ अपने इस बड़ी ढाणी से हुआ है। और ऐसे करके और अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा धन संग्रह हुआ है। लक्ष्य तो था 1100 करोड़ का, लेकिन 2,500 करोड़ रुपए इसके लिए हुए। उसके बाद में भी एक निश्चित समय था, 1 महीने का समय था। 1 महीने का पहले तो नहीं दिया था, केवल 27 या 28 दिन का था। बाद में देश भर से इनसे मांग आने लगी तो उसको सप्ताह भर और बढ़ाया था और ये 21 जनवरी तक ये कार्यक्रम था। तो समाज ने दिल खोल करके इसमें दिया, सहयोग दिया। जिसने नहीं दिया तो उसने विरोध भी नहीं किया। तो ये भी हमारा एक अच्छा अनुभव है। और आगे भी अगर भगवान राम की कृपा होगी तो और भी कुछ सहयोग करने का या श्रम करने का हमें अवसर मिलेगा तो जाएंगे, वहाँ की यात्रा भी करेंगे, भगवान राम के दर्शन भी करेंगे, क्यों ना। तो कार सेवा के समय तो दर्शन नहीं हो पाए थे, थोड़ा दूरी पर ही रह गए थे, लेकिन ये मन में इच्छा रहेगी कि कभी न कभी ले जाएंगे। यहाँ के भी लोगों से आग्रह करेंगे तो वो तीर्थ यात्रा करके आएंगे। ऐसा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राम जी के दर्शन आपके ज़रूर हो, क्योंकि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया था। तो चलिए दोस्तों, ये थे वरिष्ठ अध्यापक श्री लालचंद जी गुरु जी, जिन्होंने अपने अनुभव बताए और बच्चों के लिए स्पेशल इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, जानकारी दी कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है।